है ना। तो आज हमको स्टार्ट करना है हमारी मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है आपका पॉलिटी का। आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को देख लिया है ना। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी जो है, अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले तो ये देख लीजिए आप एक बार, ठीक, हमको क्या क्या कवर करना है इसमें। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की पॉलिटी में, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पे बात करेंगे, पूरी पॉलिटी बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ना जो है ना। तो मध्य प्रदेश में क्या है, एक चीज़ आपको क्या देखना पड़ेगी, तो आप पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, तो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर विधानसभा, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। आप क्या पढ़ोगे, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को बोलेंगे राज्य विधानमंडल। क्या बोलेंगे, राज्य विधानमंडल, क्लियर। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्पेशली किसको, गवर्नर मतलब आपका राज्यपाल, ठीक है। और गवर्नर के साथ साथ किसको, सीएम एंड इट्स COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राज्य का मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद, ठीक। ये बात करेंगे इसके अंदर, राज्य विधानमंडल के अंदर। फिर क्या बात करेंगे, और तो ये तो हो जाएगी आपकी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। और बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग किसको और देख लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन, 73 एवं 74 वाला संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन क्या है, तो ये संविधान संशोधन से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ना है। तो एक आप पढ़ोगे 73rd के अंदर, जिसको आप बोलते हो पंचायत। क्या बोलते हो, पंचायत, ठीक है। और पंचायत 73rd के अंदर पढ़ने वाले हो आप। और आप दूसरा पढ़ोगे 74 के अंडर में, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा उसमें आप पढ़ोगे आपकी म्युनिसिपैलिटी। क्या पढ़ोगे, ठीक है, मतलब नगर पालिकाएं। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, या फिर आप इसको नगर पालिकाओं वालों को क्या बोल सकते हो कि ये आपका जो है 73rd वाला जो है, 73rd वाले को आप बोलोगे रूरल सेल्फ गवर्नेंस, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। 74th वाले को बोलोगे आप नगरीय स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, क्लियर। इसके बाद ये तो है आपका क्या, पॉलिटी से रिलेटेड एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने बताया है किसके बारे में बताया है, तो हमने यहाँ पे बात की है सिविल्स के बारे में। किसके बारे में, सिविल्स के बारे में, ठीक है। दूसरा अपना आता है एक दूसरा टॉपिक जो है मध्य प्रदेश में पॉलिटी के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में पॉलिटी के अंदर ही हम देखेंगे पुलिस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, या इसको पुलिस स्ट्रक्चर की बजाय मैं आपको कहूँ अगर, तो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मतलब पुलिस प्रशासन। यहाँ क्या देखोगे आप, पुलिस प्रशासन, ठीक है। ये पुलिस प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या देखने वाले हो, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखना है। एक चीज़ क्या देखना है, रैंकिंग्स। क्या देखना है, रैंकिंग, क्लियर। एक होगी रैंकिंग। दूसरी आप क्या देखोगे, तो रैंकिंग के बाद आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं वो रेलवे के इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लोकेशन उनकी, है ना। तीसरा आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। क्या देखने वाले हो, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, जो अभी मध्य प्रदेश में लागू हुआ है ना, इंदौर और भोपाल वाला, ठीक है। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये आपने जो बोला है ये किसके लिए है, जो अपनी
लोकल सिविल जो पुलिस होती है, सिविल पुलिस, और एक आपके पास इसी के अंतर्गत जो चीज़ आने वाली है उसको आप बोलोगे कि हम यहाँ पर, ये तो हो गई एक पुलिस प्रशासन, और एक जो पुलिस प्रशासन देखोगे उसको वो किसके लिए देखोगे, तो आप बोलोगे रेलवे पुलिस। किसके लिए देखोगे आप? रेलवे पुलिस। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है किसके अंदर, आपकी पॉलिटी के अंदर। क्लियर है क्या ये बात यहाँ तक? बताइए, है ना? ठीक है, ठीक, चलो। तो अब हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, जहाँ पे सिविल लिखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको पॉलिटी से अवेयर करवाता हूँ। पॉलिटी में जो आप बोल रहे हो, आपने सबसे पहले क्या लिखा है, बेसिक स्ट्रक्चर देखना, उसमें आपने लेजिस्लेचर देखा। तो पहले ना हम थोड़ा सा इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कहने का मतलब है मेरा? तो भारत में क्या होता है, आप देखिएगा, आप ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये इंडिया है। क्या है ये? इंडिया। ठीक है, ये आप बोल दीजिए ये आपका इंडिया है। इस इंडिया में आपको एक सेंटर दिखता है। सेंटर मतलब आपको एक केंद्र दिखाई देता है। ये आपका क्या है? तो आप बोलोगे सर ये केंद्र है। केंद्र मतलब यूनियन बोल लीजिए, सेंटर बोल लीजिए। और बाकी क्या है? तो बाकी इसके आसपास आपको मिलते हैं स्टेट्स। क्या मिलते हैं इंडिया में? बाकी स्टेट्स। ये है क्या आपका इंडिया का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपके? ये आपके हैं स्टेट्स। ठीक है, राज्य है। क्लियर? तो ये क्या है, आपने जब 1947 जो पढ़ा था उस समय, 1947 में जब आप इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या थे अपने यहाँ पे? प्रोविंसेस थे। क्या थे? प्रोविंसेस, है ना? मैं इसको बोल सकता हूँ बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर 1947 आपके पास प्रोविंसेस थे। लेकिन आपने फिर क्या किया? एसआरसी इस्टेब्लिश किया। एसआरसी 1953, फिर आपने एसआरसी की रिपोर्ट आई, और 1956 में फॉर्मेशन ऑफ एमपी, मतलब एमपी का क्या हो गया? गठन हो गया। मध्य प्रदेश यहाँ पे बन गया 1956 में। तो अब ये प्रोविंसेस वाली जो बात थी, जिसको हम रियासतें बोल रहे थे, ये रियासतें तो हमने क्या की थी, सब मिला ली थी रियासतें अपने अंदर। और भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे या लैंग्वेज बेसिस पे आपने बोला था डिवाइड करना है स्टेट्स में, तो हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में हमने फिर क्या किया, ये व्यवस्था की, गवर्नमेंट की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? सरकार की व्यवस्था। तो हमने यहाँ पे फिर बनाई गवर्नमेंट। क्या बनाई? गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बनाई, तो गवर्नमेंट एक आपकी बनती किसके लिए? मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनी, ये कौन सी बनी? तो आप कहेंगे सर ये स्टेट गवर्नमेंट है। क्लियर? और आपने दूसरा जो एक केंद्र में सरकार बनाई, केंद्र वाली सरकार जो आप जानते हैं, केंद्र वाली सरकार मतलब आपकी जो अभी एट प्रेजेंट में बात करूं, उस समय तो कांग्रेस का प्रभुत्व था। अभी बात करें तो जैसे आपकी बीजेपी की जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के अंडर में जो है वो वाली, ठीक है, उनके जो उनको लीड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसके बारे में स्पेशली देखना है? स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब आपको देखना है राज्य सरकार के बारे में। किसके बारे में देखना है? राज्य सरकार। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि क्या होता है जब एक सरकार बनाई जाती है ना। जब सरकार बनती है तो क्या होता है, देखो आपका जो भी गवर्नमेंट होती है, क्या होती है? गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का सरकार के कुछ अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के अंग। तो आप बोलेंगे कि सरकार के जो अंग होते हैं कितने होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। समझते हैं इनको क्या है? तो पहली बात अगर हम करें सरकार के अंग में, तो आपके पास आता है पहला लेजिस्लेचर। क्या आता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपके पास? तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव। क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। क्लियर? और क्या आता है अपने पास? तो हमारे पास एक तीसरा और ऑर्गन है सरकार का, और वो है हमारा न्यायपालिका, जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। ठीक है, ये 3 हमारे पास क्या है? 3 अलग अलग ऑर्गन हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं ऑर्गन बता रहा हूँ, मैं पिलर ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बता रहा हूँ, पिलर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अंग। ठीक है, अब इन तीनों का आप इसको समझिए थोड़ा सा, क्या क्या चीज़ें हैं ये। पहली बात जो यहाँ पे लिखा है विधायिका। क्या लिखा है? विधायिका जो लिखा है, इस विधायिका का क्या मतलब होता है? ठीक है, इस विधायिका का क्या मतलब होता है, तो आपको बताते हैं कि जैसे अब हम किसकी बात करें, अभी हम केवल मान लीजिए सेंट्रल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेंट्रल की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको बता देंगे कि जैसा केंद्र सरकार में स्ट्रक्चर है वैसा ही राज्य सरकार में है, और क्या वहाँ पे डिफरेंस है ये भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए किसके रिस्पेक्ट में? केंद्र सरकार के। और जैसा आप केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पढ़ोगे, वैसा की वैसा आपको मिल जाने वाला है स्टेट के अंडर में। तो
लेजिस्लेचर जहाँ पर बोला जा रहा है लेजिस्लेचर विधायिका, राज्य के लिए बोलेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे बोला जा रहा है कि कार्यपालिका, तो यहाँ पे आप बोल देंगे राज्य की कार्यपालिका। और ये जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी के लिए एक बात याद रखना कि जुडिशरी आपकी सेंटर की ही होती है, स्टेट के अंडर कौन सी आती है मैं आपको बता दूंगा फिर आगे चल के। इसमें थोड़ा सा हम लोग बाइफर्केशन करके पढ़ेंगे अच्छे से जुडिशरी को। अभी तो पहले ये देखते हैं लेजिस्लेचर की बात क्या होती है, लेजिस्लेचर कौन होता है, विधायिका कौन होती है। तो पहला पॉइंट हम इसमें बोलेंगे कि विधायिका वो चीज़ होती है या विधायिका उन लोगों का ग्रुप होता है जिनको हम लोग चुनाव या इलेक्शन के द्वारा कहाँ पहुँचा देते हैं, अपनी संसद में या राज्य की विधानसभा। संसद मतलब आपकी, आप जब बोलोगे तो आपका केंद्र के लिए बात करोगे तो संसद, और अगर आप बात करोगे राज्य के लिए तो राज्य का विधानमंडल, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको कुछ भी मिल सकती है, दो या दोनों मिल सकती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि लेजिस्लेचर में कौन होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, आप यहाँ डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि चुने गए व्यक्ति। ठीक, अब इनका काम क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारे देश में कानून निर्माण में भागीदारी करते हैं या कानून निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास क्या काम होता है, मेकिंग ऑफ लॉ, मतलब ये क्या करेंगे, कानून निर्माण करेंगे। ये क्या करते हैं, तो ये कानून निर्माण करते हैं। क्लियर है क्या, ये बात इतनी समझ में आई आपको। कानून निर्माण का जो कार्य होता है वो कौन करता है, तो हमारी लेजिस्लेचर करती है। कानून निर्माण का कार्य कौन करता है, लेजिस्लेचर करती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक कानून बना है, कैसे कानून बनेगा ये हम बाद में सीखेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद मैं आपको बताने वाला हूँ लेजिस्लेचर का काम कैसे होता है, क्या करते हैं। बट अभी मेकिंग ऑफ लॉ मतलब विधायिका या अपना लेजिस्लेचर। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है एग्जीक्यूटिव। अब इस एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, तो एग्जीक्यूटिव पहली बात तो कि इनमें कौन कौन होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक होते हैं हमारे टेम्पररी, कैसे होते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, और दूसरे कौन से होते हैं, तो परमानेंट। दूसरे आपके क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो अब देखते हैं ये क्या क्या है। टेम्पररी की अगर हम बात करें तो टेम्पररी में आपके पास आपका, जैसे आपने जो जिन लोगों को चुन के भेजा है, जिन लोगों का आपने चुनाव किया है, वो कहाँ पर जाके बैठे हैं, अभी आपने बोला या तो संसद में होंगे, और स्टेट की बात करेंगे तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल कहीं पर भी हो सकते हैं। तो इन व्यक्तियों का ऐसा समूह, किनका, जो आपके यहाँ पर चुने गए लोग हैं, लेजिस्लेचर में जो लोग हैं, इन लोगों का ऐसा समूह जो या तो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वगैरह वगैरह। मतलब जिन लोगों को कुछ डिपार्टमेंट की बागडोर दे दी गई है, जिनको डिपार्टमेंट एलोकेटेड है, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आपकी जो मुख्यमंत्री या सेंटर में देखें तो प्रधानमंत्री, उनके जो सबसे करीबी, या बोलना चाहिए कि जो नीति निर्माण में या फिर उनके डेली रूटीन में, या फिर बोलना चाहिए कि जो भी डिसीजन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको बहुत ज़्यादा क्लोज माना जाता है, या गवर्नमेंट के मेन बोलना चाहिए कि क्या होते हैं, मेन मेंबर्स होते हैं, उन लोगों को किसके अंतर्गत माना जाता है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो ये लोग कौन होते हैं, तो ये होते हैं पॉलिटिशियंस। कौन होते हैं, पॉलिटिशियंस। ठीक है, मतलब ये कौन होंगे, ये होंगे आपके पास जो आपके नेता लोग होते हैं, राजनेता होते हैं। कौन राजनेता, जो जनरली हम इसको बोल देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग। क्लियर, ये बात किसकी थी, टेम्पररी की थी। अब हमारे पास दूसरा कौन है, परमानेंट है। परमानेंट की अगर हम बात करें तो परमानेंट कौन, परमानेंट वो लोग जो आपके राज्य में या आपके देश में किसी सरकारी पद पर है, बड़े पद पर है। जैसे आपके कलेक्टर होते हैं, है ना, जैसे आपके एसडीएम होते हैं, जैसे आपके कमिश्नर होते हैं। तो ये सभी व्यक्ति जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो परमानेंट लेजिस्लेचर के अंडर आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कौन होगा, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे। कौन होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्लियर इतना, चलिए। तो देखो, अब आपने बोल दिया कि ये तो हमने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव में होते कौन है, आप ये भी तो बताइए कि इनका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या होता है ना। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो होगा, ये एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो होती है, ये क्या करती है। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहाँ ये जो लॉ आपने बनाया था लेजिस्लेचर में, जो लॉ आपने लेजिस्लेचर में बनाया था, हाँ विकास जी, IAS IPS, जो लेजिस्लेचर में आपने क्या बनाया था, कानून बनाया था, वही कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, तो टू इम्प्लीमेंट दी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, या आप इसको डायरेक्टली बोल दीजिए टू इम्प्लीमेंट लॉ। क्या करते हैं ये आपके लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, टू इम्प्लीमेंट दी लॉ। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना।
मतलब कानून लागू करवाना। ये क्या काम करेंगे? कानून लागू करना, इनका कार्य होता है कानून को लागू करना, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है जुडिशरी। क्या है हमारे पास? तीसरी जुडिशरी। अब ये जुडिशरी क्या होती है? तो देखिए जुडिशरी में आपको पता है, आप अगर सेंटर के लिए देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट। कौन मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक मिलेगी आपकी सुप्रीम कोर्ट और दूसरा आपको कौन मिलने वाली है? हाई कोर्ट्स, ठीक है। आप अगर सेंटर की बात करोगे तो ये आपको दोनों मिल जाएंगी। मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं, इसको बोला जाता है उच्चतम न्यायालय। क्या बोला जाता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये आपका जो नीचे लिखा हुआ है हाई कोर्ट, इसका मतलब होता है उच्च न्यायालय। इसका मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय। देखो ये दोनों सेंटर की होती हैं। किसकी होती हैं? सेंटर की। मतलब इन दोनों का जो भी लेखा जोखा है या बोलना चाहिए, ये सेंटर के लिए है। बस हाई कोर्ट आप देखोगे तो ये स्टेट में आती है। मतलब आपका हाई कोर्ट जो है इसको स्टेट में इस्टेब्लिश करते हैं ताकि आपके राज्य के लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े न्याय के लिए। राज्य के लोगों को अपने ही राज्य में क्या मिल जाए? एक ऐसी अथॉरिटी मिल जाए जो इनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें या जो उनके ऊपर कानून का व्याख्यान कर सकें, ठीक है। तो जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी आपके पास सेंटर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और वहीं आप स्टेट जुडिशरी की अगर बात करोगे तो स्टेट जुडिशरी के अंदर आपका कौन आएगा? तो आप बोलेंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, आपकी एडिशनल कोर्ट्स होती हैं, आपकी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, आपका विमेंस कोर्ट अलग होती है ना। और ऐसी कई सारी कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट्स होती हैं, क्लियर। तो ये जो कोर्ट्स होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके अंडर आती हैं, वो आपकी किसके अंदर आएंगी? स्टेट जुडिशरी के अंदर। अभी हम किसको देख रहे हैं? सेंट्रल की। और सेंट्रल के अंदर कौन सा है? इसको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये आपका क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। तो आप किसको देख रहे हैं अभी? आप अभी देख रहे हैं सेंट्रल वाली को। तो वहाँ पे आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलेंगी, क्लियर। इनका काम क्या होता है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होती हैं, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, इसका काम होता है टू डिफाइन दी लॉ। क्या करते हैं ये? इसको समझा रहा हूँ क्या मतलब है इसका। ये क्या काम करेंगे? टू डिफाइन लॉ, मतलब कानून या इसको बोल दीजिए कानून की व्याख्या करना। ये क्या काम करेंगे? कानून की व्याख्या करते हैं। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? कानून क्या है? क्या हो गया? कानून की व्याख्या करने का मतलब क्या है? तो कानून, जैसे मान लीजिए कानून बनाया किसने? स्टेट लेजिस्लेचर ने या सेंट्रल लेजिस्लेचर ने। उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? एग्जीक्यूटिव ने। अब मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे थे और गलती से किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़कर जेल में डाल दिया। क्या कर दिया? आप केवल जा रहे थे, आपने कुछ नहीं किया है, पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया और बोल दिया कि अब आपको जेल होगी, ठीक है। जेल होगी से मतलब कि आपको कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। अब आप जब कोर्ट के सामने पेश होंगे तो वहाँ पर पुलिस वालों को ये चीज़ क्लियर कट बताना होगी कि किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया। मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि हमने, ये लड़का जो है ये रास्ते में चल रहा था, तो इस लड़के ने रास्ते में चलते चलते एक वहाँ पे पत्थर रखा हुआ था बहुत बड़ा, उसको इसने लात मार दी, ठीक। बस बेसिक चीज़ थी, रास्ते में पत्थर रखा था, उसको लात मार दी, ठीक। आपने बोला कि आप क्या बोलेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब पैर किसी को लात मारना अलाउड है या नहीं है ना, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा होगा। तो वहाँ पर आपके देश में जितने कानून बने हैं, क्या अपने देश में किसी पत्थर को लात मारना अलाउड है या नहीं है? ये किसी कानून में अगर लिखा हुआ है या किसी कानून के अंतर्गत अगर लिखा हुआ है तो वो आपको बताएगी जुडिशरी। ये काम फिर किसका हो जाएगा? जुडिशरी का। जुडिशरी डिसाइड करेगी कि वो जो आपने लात मारी है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब देश में अलाउड थी या नहीं थी। अगर अलाउड नहीं होगी तो जो आपको अरेस्ट किया गया उसके बाद जो भी उसके अंतर्गत सजा लिखी होगी वो दे देगा। पर ये दोनों, मतलब आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये डिसाइड नहीं कर सकती हैं कि कौन से कानून का रेंज कहाँ तक होगा, कौन से कानून का मीनिंग क्या है और कौन से कानून को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये काम कौन करती है? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, मतलब बोल लीजिए जुडिशरी का काम होता है। तभी तो आप देखिए जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं, सारे बड़े बड़े मुद्दे जो होते हैं वो कोर्ट्स में जाते हैं। जैसे आपका अयोध्या वाला जो मामला था वो भी कोर्ट में गया, ठीक है। और अभी आपका जो ये पीएससी वाला मामला चल रहा है ना, जो जिसमें आपने बोला है कि ओबीसी का रिजर्वेशन और टोटल रिजर्वेशन 100% ज़्यादा हो गया, वो भी मुद्दा कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में है। जैसे आपके अभी की न्यूज़ है, जो पंचायत चुनाव करने के लिए बोला गया है मध्य प्रदेश में, तो पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी के जो रिजर्वेशन की बात थी उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ पहुँच गए थे? सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ओबीसी के रिजर्वेशन का क्या होगा। इस तरीके से तो सारे जितनी भी ये, क्योंकि रिजर्वेशन वाला भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है रिजर्वेशन के लिए, और उसके लिए अलग से लॉ भी बने हुए हैं,
ठीक है। जैसे आपका अगर पंचायत के चुनाव की बात करो तो पंचायत के लिए अपने पास 73rd एंड 74th के लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं ना, अलग से अधिनियम बने, तो उसके अंतर्गत भी तो प्रावधान है। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर हमको ये डिसाइड करना होता है कि किस कानून के अंतर्गत कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके लिए उसको डिफाइन करवाने के लिए या उसका मीनिंग जानने के लिए हम कहाँ जाते हैं, जुडिशरी के पास। जुडिशरी जैसा बोल देगा वैसा हम मान लेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आती है क्या, है ना। ये जो होते हैं ये कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। इनको आप क्या बोल दोगे, ये होते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स। ये नहीं कहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप तो सीधा समझिए जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे। अब आपने ये जो बनाया हुआ है सरकार के अंग जो लिखे हैं, ये ऊपर तो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया है, लेकिन इसी को ऐसा ही समझ लीजिए कि ये किसके लिए हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई अलग से थोड़ी बात आएगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी क्या आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात सेम होगी। क्लियर है। अब बस एक चीज़ है डिफरेंस, क्या कि जो आपने जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिख दिया है, यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह इस तरीके से। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास। अगर हम बात करें किसकी, हमारे लेजिस्लेचर की, किसकी बात करते हैं, लेजिस्लेचर।